क्या आप ऐसे कानून के बारे में जानते हैं कि कोई दिव्यांग व्यक्ति है या उसके परिवार में कोई व्यक्ति है, अगर वो सरकारी नौकरी में है और उसका ट्रांसफर उसके घर से बहुत दूर किया जा रहा है तो उसके ट्रांसफर को रोका जा सकता है। ऐसा कानून है। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी, आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर और आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं गौरव कुमार बंसल साहब। करीब 20 साल का अनुभव उनको वकालत में है। दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बड़ी बड़ी पिटीशंस उन्होंने की हैं और इस कानून के बारे में, यानी कि जो दिव्यांगता है, विकलांगता है, उसको लेकर बड़ा काम किया है। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा मैंने कहा कि दिव्यांगता को लेकर जो 2016 का एक्ट है, थोड़ा सा ब्रीफ इसके बारे में सबसे पहले बता दीजिए और ये कैसे मदद कर रहा है दिव्यांगजनों को। वो देखिए, 2016 में एक कानून आया जिसको कहा गया राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। ठीक है। तो RPWD एक्ट जो था वो एक पेशेंट से रिलेटेड, जो डिसेबल्ड लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनको उनके राइट्स दिलाने के लिए, जो उनके परिवार वाले हैं उनको मदद पहुंचाने के लिए एक कानून लाया गया। तो इसमें 2-3 बहुत ज़्यादा जो अभी के समय में जो हम इश्यूज फेस कर रहे हैं या जिस पे मुझे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, कॉल्स आती है, तो उसमें एक है कि मान लीजिए किसी के यहाँ पे कोई एक दिव्यांग बच्चा है, उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है। ठीक है। और उस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बेस पे ही उसको डिसेबिलिटी अलाउंस मिलता है। ठीक है। पैसा मिलता है। कई जगह वो 5,000 है, कई जगह 2,000 है, कई स्टेट्स में 2,500 है, ऐसे करके हैं। वो नहीं मिल रहा है और वो ऐसी स्थिति में है, बहुत ही गरीब भी हैं कई लोग, तो उनके लिए वो 2,000-2,500 5,000 बहुत मायने रखता है, तो उनको नहीं मिल पा रहा है। साथ में ऐसे कई मान लीजिए सर्विसमैन हैं जो इस आप कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी में हैं, जिनके बच्चे चाहे सेंटर हो चाहे राज्य, कोई भी सरकारी नौकरी मीन्स चाहे सेंटर के हो चाहे स्टेट की हो, उनको ज़रूरत है कि वो वहाँ पे रहें और अपने बच्चों की देखभाल भी करें और जॉब भी करें। तो ऐसे प्रोविजंस हैं जो इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसीज भी कहलाती हैं, कई जगह बनी हुई हैं, कई जगह बननी है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि लोगों को इस बारे में मालूम ही नहीं है कि कैसे उनके ट्रांसफर्स पे उसका असर पड़ सकता है। अगर वहाँ पे नहीं, क्योंकि देखिए ट्रांसफर इज अ राइट ऑफ मतलब ट्रांसफर जो राइट है वो सरकार का राइट है, मगर उसमें अपना आवेदन करके उसको दर्शाते हुए, एक्चुअल नीड को दर्शाते हुए वो जो सरकारी सेक्टर है कैसे इस एक्ट की मदद से अपना ट्रांसफर उस तरीके से रख सकता है कि उसके बच्चों को और उसके खुद को वो लाभ पहुंचा सके। अब खुद को कैसे लाभ पहुंचाएगा कि जब उसका बच्चे को दवाई मिलेगी प्रॉपरली तो उसका एक मेंटल पीस रहेगा। ठीक है। और उसका एक दायित्व है, साथ में सरकार का भी दायित्व है। ठीक है। गौरव, हम एक काम करते हैं, इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान के चलिए रमेश नाम के एक व्यक्ति हैं जो कानपुर देहात में एक शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। उनका बेटा दिव्यांग है और उनका ट्रांसफर कर दिया गया है गोरखपुर। अब इस स्थिति में रमेश के पास इस 2016 के नए कानून के हिसाब से वो कैसे प्रोसीड करेगा? देखिए जी, यहाँ पे आपने सिर्फ एक ही चीज कहा कि रमेश शिक्षक है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं कि रमेश हो सकता है शिक्षक हो, रमेश हो सकता है पुलिस में हो, रमेश हो सकता है बैंक में हो, रमेश हो सकता है किसी और सरकारी पद पे हो। करेक्ट। और वो टाइप बी में है, क्योंकि देखिए जो IAS IPS या नंबर 1 टायर जो है इसमें उनको शायद इतनी डिफिकल्टी ना फेस करना पड़े बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन। करेक्ट। मगर जब हम आम आदमी की बात करते हैं और आम आदमी में हम उस सरकारी महकमे की बात करते हैं जो कि का खा घा श्रेणी के हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत समस्याएं हैं। ठीक है। तो उन लोगों के लिए ऐसे प्रोविजंस हैं अलग अलग, जैसे बैंकिंग सेक्टर में है और कई सारे DOPT ने भी अपने आदेश निकाल रखे हैं कि ऐसे लोगों के लिए ये देखा जाएगा कि उनको आसपास का ही कोई वो मिले जिससे कि वो अपने परिवार को और साथ में अपने। ठीक है। उसकी प्रोसीडिंग क्या होगी, प्रोसीजर कैसे फॉलो करेगा? उसको आदेश आ गया उसके ट्रांसफर का और उसका बेटा दिव्यांग है, वो जा पा नहीं रहा है। देखिए, तो 2-3 तरीके हैं कि या तो वो स्टेट जो डिसेबिलिटी कमिश्नर है उसके यहाँ पे याचिका लगाए, वहां से रिकमेंडेशंस लाए हैं, वहां से ये स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर जो है वो, ये कमिश्नर कहाँ बैठते हैं? ये मोस्टली जैसे उस स्टेट के आप कह सकते हैं कि कैपिटल में होंगे। जैसे दिल्ली, आप दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली छोटा सा, अगर उत्तर प्रदेश है तो मोस्टली या तो वहां पे लखनऊ में है। और साथ में फिर आप हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं,
सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं और कैट का भी दरवाजा खटखटा सकते अच्छा, हैं। कैट भी है जी, उसमें, क्योंकि सर्विस मैटर है ना, सर्विस तो मैटर, सर्विस मैटर है तो ट्रांसफर का रिलेटेड है तो सर्विस मैटर हुआ। ठीक तो है। ये हाई कोर्ट में आप रिट में चले जाते हाई हैं। कोर्ट में आप रिट में चले जाएंगे, वहाँ पे आप आरपीडी डब्ल्यूडी का एक्ट का सहारा लेंगे, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, और वहाँ से काम करेंगे। तो जो विकलांगता सर्टिफिकेट है उसका कितना रोल होगा वहाँ वो पर? पूरा, क्योंकि वही एक बेसिस है हाँ, कि देखिए विकलांगता कई तरीके की होती है कि एक तो ऐसी विकलांगता जो परमानेंट इन नेचर है, कि मान लीजिए किसी का हाथ नहीं है तो वो परमानेंट, उसको हो सकता है कि वो 50% के आसपास की उसकी आपने बताइए किस तरह की विकलांगता है जो सरकार नोटिफाई? हाँ, एक विकलांगता बहुत तरीके की है। हाँ, लेकिन सरकार की जो सरकार ने जो नोटिफाई करी है वो 21 डिजीजेज वो 21, जिसमें लोकोमोटर में ही कई सारी हैं कि जिसे लोकोमोटर डिजीजेज वो है जिसमें कि किसी का हाथ या पैर नहीं है, और हियरिंग से रिलेटेड है, जो डेफ होते हैं उनका हो गया, मेंटल इलनेस से रिलेटेड हो गया जिसे मेंटल बिहेवियर कहते हैं, मेंटली रिटार्डेड पर्सन हो गए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गई, मल्टीपल डिसेबिलिटीज हो गई। तो ये पूरा अपने आप में एक सेक्टर है, सेक्टर इन द सेंस की पूरी एक बहुत बड़ी लिस्ट है और बहुत ज्यादा बीमारियां, पार्किंसन डिजीज हो गई, कैरेबल पाल्सी हो गया, वो सब कुछ डिसेबिलिटी वो में सब ही कुछ आए। डिसेबिलिटी में आता है। ठीक तो है। 21 टाइप की डिफरेंट डिसीजेज हैं जो कि 6 अलग अलग डिजीजेस में अगर आप बात करेंगे, लोकोमोटर, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और हियरिंग एंड और आपने तो यहाँ तक बताया कि इस तरह की भी डिसेबिलिटी होती है जहाँ एक बच्चा है वो लिख ही नहीं पाता है, गति नहीं बिल्कुल, है, बिल्कुल। वो इस तरह की डिसेबिलिटी भी है जी। लेकिन उसका परीक्षण कैसे हो और सर्टिफिकेट कैसे मिले, उसका क्या प्रोसेस देखिए है? 2015 में जी। जब ये नया एक्ट आया था तो उसी टाइम पे सरकार ने एक MSJE जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उसने एक नोटिफिकेशन डाला था और उसके बाद बताया था कि किन डिसेबिलिटी का किस टाइप से आपको प्रशिक्षण इवेल्युएशन होगा। Correct. क्योंकि हमें तो इवेल्युएट कराना है ना, तभी तो सरकार कोई डिपार्टमेंट मानेगा। तो उसका इवेल्युएशन का प्रोसेस दे रखा है। तो उस इवेल्युएशन के प्रोसेस में जैसे आप करते हैं कि मेंटल इलनेस का क्या है, तो मेंटल इलनेस के लिए सरकार का MSJE का जो कि एक बहुत बड़ा बोर्ड था जिसमें एम्स के और अलग अलग राज्यों के जो विशेषज्ञ थे जिनका देश और विदेश में नाम है उनको जोड़ा गया था, और फिर उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर यह बताया था कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जो बाहर की जो कानून है उनको देखते हुए और यहाँ के कानूनों का समावेश करते हुए एक तरीके से एक चार्ट बनाया है जिसमें बताया है कि मान लो अगर मेंटल इलनेस है तो उसको ये काम नहीं कर सकता, तो उन्होंने आइडियाज करके IDAS का एक इवेल्युएशन होता है। अच्छा। वो करते हैं, उसके हिसाब से वो बताते हैं कि इसकी माइल्ड कैटेगरी है, सीवियर कैटेगरी है, या फिर बिल्कुल ही मतलब सीवियर में आ जाएगा, माइल्ड में आ जाएगा, तो इस तरीके से उनका लेवल। मुझे ये बताइए क्या प्रैक्टिकली ये जैसा कि हमने उदाहरण लिया कानपुर देहात में रमेश बैठे हुए हैं, तो रमेश उस सर्टिफिकेट को कैसे एक्वायर करेंगे वो थोड़ा सा? हाँ जी, रमेश चाहे वो कानपुर में हो, चाहे मुरादाबाद में हो, या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट में डिसेबिलिटी जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाएंगे, एक फॉर्म भरेंगे और फिर उस फॉर्म के बेसिस पे वो बच्चे का प्रशिक्षण हुआ, इवेल्युएशन होगा, और उसके हिसाब से जो उनकी इवेल्युएट होगी वहाँ पे जाके मोस्टली कई जगह जो आपका जिला अस्पताल है वहाँ पे जाके फिर वो अपने आप को इवेल्युएट कराएंगे, और फिर वो जो रिकमेंडेशन है डॉक्टर की, मेडिकल बोर्ड जो रिकमेंड करेगा वो फिर जाएगा डिस्ट्रिक्ट के सोशल वेलफेयर के पास, क्योंकि यहाँ पर डिसेबिलिटी सेक्टर में सोशल जस्टिस वेलफेयर जो होगा या सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट जो होगा, या उसको कई नामों से बुलाया जाता है, कई जगह सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट कहा जाता है, कई जगह सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का। ये विभाग भी कलेक्ट्रेट के ही ये अंदर होगा? डीएम हेड करता है ना, डीएम हेड करेगा, तो करेक्ट। डीएम के पास जाएंगे, या तो मतलब आप सीधे अगर आप डीएम कार्यालय में भी चले गए हैं तब भी आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी। हाँ, सबसे अच्छा है कि आप या तो नजदीक के जिला अस्पताल जाएं, वहाँ पे CMO से बात करें, सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि जिला अस्पताल सब लोग जानते हैं, वो भी नहीं जानते तो आप फिर वहाँ के जो आपका जो डीएम का ऑफिस है वहाँ जाए, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिले। ठीक है, फिर भी अगर सर्टिफिकेट मिलने में दिक्कत होती है तो क्या उसके पास, जैसा कि आपने बताया, हाई कोर्ट जो कमिश्नर बना हुआ है या सुप्रीम कोर्ट, रास्ते खुले हैं उस सर्टिफिकेट को? सबसे बड़ा रास्ता आप ही हैं। जी जी, ठीक है, आज के समय में, क्योंकि जिस तरीके से आप मुहिम लगाए हुए हैं, मगर हाँ उसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैट, अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। अच्छा। या फिर आपका डिसेबिलिटी कमिश्नर है, ओके, वहाँ से आप कर सकते हैं।
कोई अगर इशू आता है लीगल इशू, कई बार होता है कि वो जानबूझ के नहीं करते क्योंकि उन्हें अलाउंस देना होता है। मान लीजिए कई जगह पे 5,000 रुपया मिलता है, कई जगह पे 2,000 रुपया मिलता है, तो उस रुपया को बचाने के लिए वो डिसेबिलिटी सरकार के कुछ लोग जानबूझकर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू नहीं करते। तो इन चीजों को ध्यान में तो मतलब सर्टिफिकेट अगर इशू हो गया तो फिर अलाउंस भी आपको मिल जाएगा, वो आपका हक और ये सबसे बेहतर है। तो अलाउंस के बारे में थोड़ा सा बताइए, ये अलाउंस किस तरह का है और कैसे ये अलाउंस लिया जाता है, क्या प्रोसेस है? देखिए, हर स्टेट का अपना एक डिसेबिलिटी अलाउंस है। ये RPWD एक्ट में ही एक प्रोविज़न है, एक आप कह सकते हैं कि एक सेक्शन है जहाँ पे कहा गया है कि आपको उनकी मदद करनी है। तो सरकार के पास मदद है, वो घर घर जाके नहीं कर सकती। तो जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि भाई हम हमारी ओर से, क्योंकि सरकार की भी अपनी फाइनेंशियल लिमिट है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि भाई हम इतना रुपया दे सकते हैं। तो वो उनको 1,500 रुपये, किसी को 2,000 रुपये, इस तरीके की मदद हो गई। इसी तरीके से एक और मदद जो सरकार कर सकती है वो ट्रांसफर पोस्टिंग में हेल्प करके करती है कि भाई कोई पुलिस में है तो उनको कह देते हैं ठीक है आप भाई दूरगामी ना जाके, देहात में ना जाके आप आसपास रहिए। एक ये तरीका हो गया। और फिर दूसरा हो गया रिजर्वेशन, जो कि पढ़ाई में भी मिलता है और साथ में पोस्टिंग में भी मिलता है। अच्छा, तो UPSC में भी बच्चों को एक डिसेबिलिटी कोटा है जो कि 5% का है। तो आज के समय में अगर UPSC में 80 सीटें हैं या मान लीजिए 100 सीटें हैं, तो 5 डिसेबल्ड बच्चों के लिए है, दिव्यांग बच्चों के लिए है। लेकिन फिर मेरा वही क्वेश्चन है, अगर अधिकार है और उसको अधिकार को वो लोग नहीं देना चाहते हैं, तब वो क्या करेगा? तो सबसे पहले तो वो फिर कानून का ही सहारा अपनाया जाएगा, और फिर जो दरवाजा है वो न्यायालय का ही दरवाजा है। तो 2016 में पूरी व्यवस्था दी हुई है कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते जी बिल्कुल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या फिर आपकी जो डिसेबिलिटी कमिश्नर है वहाँ जाके आप इसको अपनी बात को रख सकते हैं, और अपने उस तरीके से रखें जो कि कानून के अंतर्गत रहे। ये नहीं कि हम विक्टिम हैं, क्योंकि देखिए विक्टिम ये भी कई बार ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात अभी बोली है गौरव ने। आप विक्टिम नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं। एक कानून है जो 2016 का कानून आया है, और उस 2016 के कानून ने आपको ताकत दी है लड़ने के लिए। आप पर सरकारें एहसान नहीं कर रही हैं। बिल्कुल, गौरव बिल्कुल, जी, यही शायद गौरव जी कहना चाहते हैं कि कोई एहसान नहीं है, आपके पास पूरा राइट है और उस राइट के लिए आपको लड़ना है। जैसा कि आपने बताया कि रमेश के उदाहरण में आपने बताया कि एक सरकारी, इसी तरह प्राइवेट में क्या फायदे हो सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, और ये मेरे को बताना भी चाहिए था कायदे में, मैं माफ कीजिएगा भूल गया कि जो प्राइवेट सेक्टर वो अनछुआ नहीं है इस चीज़ से। अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई बंदा है, मतलब बंदा मीन्स कोई आदमी है जो विकलांगता है उन्हें या दिव्यांगता है उन्हें, तो उनके लिए भी प्रॉपर प्रोविजंस है, उसे कहते हैं हम इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी। तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और उस जो समावेश है उस जगह का ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे उसे उसका हक मिले। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ इसके लिए कि मान लीजिए कोई मेंटली इल पर्सन है, ठीक है, उसे रात में काम करने से दिक्कत है, और आपकी BPO है, और वो आपको रात में कहते हैं कि काम करिए, और आप मेंटली इल पर्सन है, आपको नहीं हो पा रहा, तो आप उसको बता के अपने कॉर्पोरेट को, क्योंकि कई कॉर्पोरेट ने इस चीज को अपनी पॉलिसीज निकाली है जिसको वो कहते हैं, उन्होंने एक्सेप्टेंस तो उनकी एक्सेप्टेंस है कई कॉर्पोरेट्स की। मगर कई कॉर्पोरेट आज भी वो जो दृष्टिकोण है वो बड़ा ही रिजिड है कि नहीं तो हम क्या करें, हम अपना सफर नहीं करेंगे। तो ऐसे में आप कानून का, तो आप जाइए, तो ऐसे में आप कानून का सहारा लेके इसको बता सकते हैं, ना कि अपने लिए बल्कि पूरे जो आपका जो सेक्टर है जिस कॉर्पोरेट में, वहां के लोगों के लिए भी आप एक नया काम कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक काम हो गया। या फिर आप मान लीजिए किसी और उदाहरण से देखें कि प्राइवेट में है और आपके यहाँ पे आपको रोजाना जाना जो पड़ रहा है वो सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ रहा है, क्योंकि आपका जो माला है वो छठे माले पे है, और आपको जो दिक्कत है वो शायद विकलांगता इस नेचर की है, दिव्यांगता इस नेचर की है कि आपको उससे जो उसकी ज़रूरत है, क्या कहते हैं, लिफ्ट की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो उस टाइम पे ये उस आपकी उस कॉर्पोरेट की या उस जगह के वालों की ड्यूटी है कि वो उस तरीके का यूनिवर्सल डिज़ाइन का एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे, जिससे कि उसको और आगे आने वाले लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल सके। और इसी तरह के उदाहरण में अगर हम लें, कुछ बच्चों के लिए भी आप बता रहे थे कि बच्चे जो लिख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, उनको लेके अब जैसे मान लीजिए कि कई जगह होता है कि वो बच्चा
मेंटल इलनेस में या फिर इंटेलिजेंस में, इंटेलिजेंस और मेंटल इलनेस दोनों अलग अलग चीजें, उसको कंपेयर नहीं कर सकते। एक बार में एक बच्चे अगर मेंटली इल है तो वो हो सकता है, और इसे मेंटल भी कहना आज के टाइम पे मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। एक इसका एक और ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन हम जिसको हम क्योंकि वाक्यों का सब खेल है आज के समय में, तो हम इसको कहते हैं साइको सोशल डिसेबिलिटीज। तो मेंटल इलनेस को हम साइको सोशल डिसेबिलिटीज कहें अगर, जो कि एक व्यापक और एक एक्सेप्टिव साइको सोशल डिसेबिलिटी कि उसको साइकिक इशू है और सोसाइटी अपना और एक नया नजरिया देता है, तो इसको हम साइको सोशल डिसेबिलिटीज कहते हैं, क्योंकि सोसाइटी जो देता है उसका बड़ा असर पड़ता है। और उसमें क्या होता है बेसिकली? तो अगर मान लीजिए साइको सोशल डिसेबिलिटीज है तो उसको अलग से एक उसका इवेल्युएशन है और उसको अलग से कुछ एकोमोडेट करना है। रीजनेबल एकोमोडेशन का एक कंसेप्ट है कि हमें इतना उसको एकोमोडेट करना है कि वो रीजनेबल रहे, अनरीजनेबल की बात नहीं हो रही। थोड़ा सा यहाँ पे एक ऐसी भाषा, मैं माफ कीजिएगा शायद ना समझा पा रहा हूँ कि किस तरीके से हम उसको हेल्प कर सकते हैं बिल्कुल सरल शब्दों में, मगर कानून में ऐसे प्रोविजंस हैं कि जहाँ पर कि ये दिया गया है कि हर किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट को इस तरीके का अपना व्यापक अपना एक तरीके से सेट करना पड़ेगा माहौल या एटमॉस्फेयर कि हर तरीके की विकलांगता वो अडॉप्ट कर पाए। अब मान लीजिए किसी को बैठने में दिक्कत है, किसी बच्चे को, और बैठने के लिए जो कुर्सियां हैं वो हर स्कूल में सेम होती हैं और वो उस पर एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा, तो उसको उस तरीके की कुर्सी देना जिस तरीके से उसको मैक्सिमम बेनिफिट, जिम्मेदारी उस इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है। साथ में मान लीजिए किसी को देखना नहीं आता, मतलब उसको देखने में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हियरिंग बुक्स उपलब्ध कराना, आप समझ रहे हैं ना, तो उसके लिए हियरिंग बुक्स, तो ये एक रीजनेबल अकोमोडेशन की एक पॉलिसी है। तो अभी तक क्योंकि नया एक्ट है तो अभी ज्यादा इसकी चर्चा नहीं हुई है, मगर आपके माध्यम से इस पे मैं आपको बता दूं, आपके श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि बहुत जरूरत है काम करने की और ऐसे इश्यूज भी आने की, क्योंकि जब तक दिव्यांग अपने आप को दिव्यांग मानेगा और लाचार समझेगा तब तक कोई उसकी हेल्प नहीं। तो फिलहाल जो नोडल एजेंसी एक तरह से कह सकते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, बाद में कमिश्नरेट तो है ही है, तो डीएम के यहाँ तक तो फिलहाल जाया जा सकता है इन सब मुद्दों को लेके। साथ में जो आपके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है, बेसिकली नोडल ऑफिसर उसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होगा या सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, और तो वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से पुकारा है, मगर डीएम ऑब्वियसली उसका सर्विस सबको सर्विस। एक अंतिम के दौर में हम बिल्कुल अंतिम आपसे प्रश्न लेंगे। दिव्यांगता को लेकर समाज में बड़ी उनको लेकर हीन भावनाएं रहती हैं, चूंकि वो कमजोर वर्ग है इसलिए उसको मदद नहीं करना। इस 2016 के एक्ट आने के बाद आपका क्या अनुभव है, कितना मजबूत हुआ? देखिए, समाज में अलग अलग तरीके की सोच रही है हमेशा, और हमारा एक कर भारत तो तब भी बहुत, अगर आप सामाजिक दृष्टि से देखें तो मैं मानता हूँ कि, और हमारे जो आसपास के देश हैं पाकिस्तान, श्रीलंका, उससे बहुत अच्छी सोच है। और रिसेप्ट, हम इतने लोग समझदार हैं कि हम समझ जाएं, मगर उसके बावजूद भी बहुत हद तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस क्षेत्र में काम करने की और खुले दिल से काम करने की। और साथ में मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा, क्योंकि आपने बात करी समाज की, तो जो अभी का डेटा है कि जिसमें कि विकलांगता का जो दर है वो बहुत ज़्यादा है, करीब करीब 20 से 28% के बीच के आसपास का है, तो और इसको एड्रेस प्रॉपरली नहीं करा गया है। और हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमने एक ढर्रे को अपना रखा है समाज ने, कि मान लीजिए एक जाना है तो सीढ़ी से जाना है, और कोई मान लीजिए अगर विकलांग बंदा है तो समाज उसे विकलांग बना रहा है, ना कि उसकी विकलांगता उसे विकलांग बना रही है। सीढ़ी से वो चढ़ नहीं सकता और आपने सिर्फ सीढ़ी बनाई है उसके लिए, तो आपने अपने आप ही उस विकलांग को विकलांग बना दिया। अगर आप उसके लिए रैंप बना देते तो वो आसानी से चल विकलांग रह ही नहीं जाता। तो इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल डिजाइन्स। तो हमारे जो डिजाइन्स है आर्किटेक्चर के या फिर और जो हमारे सोशल डिजाइन्स हैं वो इस तरीके के हैं कि वहाँ पर कभी भी हमने इस तरीके से सोचा ही नहीं कि इन लोगों का या इस पूरे सेक्टर को हमने हमेशा दरकिनार करके रखा। तो इसीलिए ऐसा लगता है हमें कि वो भाग नहीं सकते, वो आपसे ज़्यादा भाग सकते हैं अगर उनकी सोच की बात है। करेक्ट। आपकी शायद सोच बड़ी लिमिटेड हो एक आम आदमी की, मगर हो सकता है किसी विकलांग बच्चे की सोच बहुत अच्छी हो और वो मार्क जुकरबर्ग, ऐसे आपको बहुत नाम मिल जाएंगे, बिल गेट्स, जिनके बारे में मैंने सुना है कि इनको डिसेबिलिटी थी या मेंटल इलनेस थी,
या बाइपोलर थे वो, और वो उन्होंने इतिहास रख ना ही सिर्फ लिखे हैं, वो लीड कर रहे हैं आज के टाइम में देश के। तो विकलांगता को आप विकलांगता के नजरिए से देखेंगे तो वो विकलांग नहीं है, आप विकलांग है, जितनी मेरी समझ है। करेक्ट है, यानी कि नाम आपने बदल दिया, ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसको उस दृष्टिकोण देना बहुत ज़रूरी है। और शायद ये कानून अपने आप में विकलांगता को, दिव्यांगता को एक बेहतर विकल्प दे रहा है कि वो अपने अधिकारों के लिए मजबूती से लड़ाएं। फिर भी आपके कोई प्रश्न रह जाते हैं तो लगातार मोबाइल नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप गौरव बंसल साहब से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, इस कानून से जुड़ा हुआ, इस कानून के से कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं, उससे अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।